everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. This is the second video of our first unit, Understanding Disabilities of the book Introduction to Disabilities. Let's start the video. तो हम 15 disabilities कर चुके हैं. We will start from the 16th disabilities, that is chronic neurological conditions. हम definition and categories कर रहे थे as per the national laws. क्या है जो इंडिया के लॉज हैं उसने 21 डिसेबिलिटीज दी हैं अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट. तो 15 हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी. एंड 16 से हम स्टार्ट करते हैं. 16 इज क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. क्रोनिक होता है जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है. एक होता है एक्यूट जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है. क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है. तो वो डिसेबिलिटी जो लंबे समय के लिए होंगी उन्हें बोलेंगे क्रोनिक. न्यूरोलॉजिकल जो नर्व से रिलेटेड होता है उसे न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं. जो वो डिसेबिलिटी जो लॉन्ग टाइम पे और जो नर्व्स को अफेक्ट करती है वो इसके अंदर आती है. कौन कौन सी हो सकती है? अल्जाइमर हो सकता है. अल्जाइमर के अंदर जो इंसान होता है उसे पहले की चीजें याद नहीं रहती है, उसे भूलने की बीमारी हो जाती है. पार्किंसन, स्ट्रोक, MS यानी मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमस्कुलर, ALS, एलिप्सी एक्सेट्रा. तो ये सारी जो है या इसके अलावा भी हो सकती है वो है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. नेक्स्ट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. जेनेटिक यानी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो जीन्स के थ्रू मिलता है, जो चीजें उन्हें जेनेटिक बोलते हैं. तो ये जो थैलेसीमिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. किस चीज का? ब्लड का डिसऑर्डर है. ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसको थैलेसीमिया बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लेस और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. या तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो लेस होता है या फिर एबनॉर्मल होता है. यानी नॉर्मल जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होता है वैसा ही प्रोडक्शन नहीं होता है. हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है. अगर ये जो हीमोग्लोबिन है उसका कम प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है रेड ब्लड सेल्स की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बहुत सारी डैमेज भी हो जाएंगी और एनीमिया हो जाएगा इंसान को. एनीमिया होता है खून की कमी. एनीमिया जो खून की कमी होती है. नेक्स्ट इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया भी जो है वो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. इसके अंदर क्या होता है? ये ज्यादातर मेल्स में पाया जाता है जो उनकी मदर से उन्हें मिलता है. मदर्स की जीन से मेल्स के अंदर जो ये ज्यादातर देखा जाता है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स. फीमेल्स के अंदर बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम. मेल्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू. लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होते. ब्लड क्लॉटिंग होता है अगर आपको कहीं से कट फट गया तो उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे एक परत सी बन जाती है. तो उसके अंदर वो जो प्रोटीन है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से जो खून है वो बहता ही रहता है. अगर आपको कहीं से इंजरी हो गई या किसी को कोई चोट लग गई तो होता है हीमोफीलिया. नेक्स्ट इज सिकल सेल डिजीज. सिकल सेल डिजीज भी जो है वो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. हमें पेरेंट्स के जीन से होता है ये. और इसके अंदर क्या होता है? जो RBCs होती है, RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स, वो क्या होती है? सिकल शेप्ड हो जाती है. सिकल शेप ऐसी होती है जिसकी वजह से वो मिसहैपन या टूट जाती है. तो भाई इससे भी प्रॉब्लम होती है और एनीमिया वगैरह हो सकता है सिकल सेल डिजीज के अंदर. जब उसके अंदर वही रेड ब्लड सेल्स ही कम होंगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी. नेक्स्ट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी. स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो वो डिसेबिलिटी जो रिलेटेड हमारे स्पीच से, हमारे बोलने से, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है. इसमें जो जिसको डिसेबिलिटी होगी उस पर्सन को बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम होगी. कई बार जो होता है बच्चे का जो वो बोल नहीं पाता, उसकी साउंड्स नहीं निकल पाती है और लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसके अंदर आता है. ये जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, यानी एक बार हो गई तो मतलब कि हमेशा ही रहती है फिर वो. नेक्स्ट, ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल चीजों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली डिसेबिलिटी होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी. लास्ट डिसेबिलिटी है पार्किंसंस डिजीज, जिसको PD से भी डिनोट करते हैं, पार्किंसंस डिजीज. ये क्या है? ये CNS डिसऑर्डर है. CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दी नर्व्स. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज. इसके अंदर क्या होता है? ये मूवमेंट को अफेक्ट करता है. जो मसल्स वगैरह है उसकी मूवमेंट करने में फिर प्रॉब्लम होती है.
क्योर अवेलेबल नहीं है इस डिजीज का कोई भी, और ये जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी समय के साथ और भी ज्यादा कंडीशन जो है वर्स होती जाती है और खराब होती जाती है कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स वगैरह होती है उनमें ट्रेमर्स और स्टिफनेस भी आ जाती है। तो ये थी पार्किंसन डिजीज, ये 21 हमने कर ली है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेवलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। प्रेवलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने डिसेबल पर्सन है, उस चीज की एक ग्राफ बनाना या कोई पाई चार्ट वगैरह बनाना, मतलब कंपैरिजन करना। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो इसके अंदर आती है, और इसकी एक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं हम एपिडेमोलॉजी, स्टडी ऑफ द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स की स्टडी करना दैट अफेक्ट्स अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन दी पॉपुलेशन। उन फैक्टर्स की स्टडी करना जो अफेक्ट कर रहे हैं किसी डिसेबिलिटी को होने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में किसी भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। और जो इंसान या पर्सन जो है एपिडेमोलॉजी की स्टडी करता है उन्हें बोलते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एज, हो सकती है कि अलग अलग एज के ऊपर हमने जो है कि भाई इस एज ग्रुप के अंदर इतने बच्चे डिसेबल्ड हैं, या इस एज ग्रुप के अंदर इतने पर्सन डिसेबल्ड हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से ले लिया। सेक्स, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों सेक्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि इतने पूरी टोटल पॉपुलेशन मेल की इतनी है। अब उन टोटल मेल पॉपुलेशन के अंदर से इतने जो मेल है वो डिसेबल्ड है, और इतने मेल जो है एक पूरी सेंसस होती है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। ऐसे फीमेल के अंदर देखिए हमने कि भाई टोटल फीमेल पॉपुलेशन इतनी है, अब फीमेल पॉपुलेशन के अंदर से डिसेबल्ड पर्सन इतने हैं। तो एक तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि भाई हमें कैसी, तो ये चीजें जो है बहुत हेल्प करती हैं कि भाई हमें कितनी सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आना चाहिए, फीमेल्स में कितने हैं, मेल्स में कितने हैं। तो एक तरीके से स्टडी हम कर पाते हैं, और स्टडी को बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। क्लास के ऊपर भी हो सकता है, सोशल क्लास के ऊपर हो सकता है, अर्बन रूरल हो सकता है कि अर्बन लोगों के अंदर कितने डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, रूरल पॉपुलेशन के अंदर कितने डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीजें जो है स्टडी कर सकते हैं। अब इसके जो है दो मेथड्स होते हैं, एक इंसिडेंस और दूसरा होता है प्रेवलेंस। इंसिडेंस के अंदर होता है न्यू केसेस की, कितने न्यू केसेस आए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, इतने न्यू केसेस आए, तो वो हो गया इंसिडेंस। और दूसरा है प्रेवलेंस की एक टाइम पीरियड के अंदर कितने टोटल केसेस थे, उसको स्टडी उसका जो मेथड होता है वो होता है प्रेवलेंस। तो ये दो मेथड के अंदर पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाई जाती है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, एज हो सकता है, सेक्स हो सकती है, अर्बन रूरल हो सकता है, उसके हिसाब से हमें ये देखना चाहे कि भाई कितने डिसेबल्ड पर्सन हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज की डिसेबिलिटीज होती किस कारण है, क्या कारण है डिसेबिलिटी होने की। डिजीज, कोई भी डिजीज हो जाना, जैसे कि जब बच्चा पेट में है या मदर को कोई डिजीज हो गई या बच्चे को कोई डिजीज हो गई, तो वो जो है डिसेबिलिटी को लेड करता है कि भाई उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है आगे चल के। सेकेंड इज हेरिडिटी, क्या पेरेंट्स में अगर कोई बीमारी हो फिर वही या डिसेबिलिटी हो जो बच्चों के पास जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, तो हेरिडिटी से भी हो सकती है। हेरिडिटी भी एक कोज है डिसेबिलिटी का। थर्ड इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या, कई बार जो होता है मदर जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेती है जब बच्चा पेट में होता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे डिसेबिलिटी हो जाती है। या फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो हमने उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से उसे माल न्यूट्रिशन हो जाता है और डिसेबिलिटी हो जाती है। हमने कई बार पढ़े भी है कि भाई आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो ये जो होती है माल न्यूट्रिशन होता है, किसी न्यूट्रिशन की कमी से कोई भी बीमारी होना, तो उनसे भी जो है डिसेबिलिटीज हो जाती है। नेक्स्ट है पुअर लिविंग कंडीशंस। कई बार जो होती है लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर होती है, अनहाइजीनिक होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसेबल्ड पर्सन ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। वेट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कोई बच्चा डिसेबल होगा या नहीं होगा। अगर मदर का वेट या बच्चे का वेट अगर ओबेस है, मतलब वो ज्यादा है देन द नॉर्मल, तो उसको डिसेबिलिटी होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे ही अगर मदर का वेट जो है कम है एट द टाइम ऑफ दी जब बच्चा उसके पेट में होता है, तो बच्चे को डिसेबिलिटी होने के खतरा ज्यादा रहता है जब मदर का वेट कम होता है। या मदर का वेट अगर ज्यादा भी है, ओबेस भी है वो, तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती है और डिसेबल्ड पर्सन बच्चा हो सकता है पैदा। नेक्स्ट इज इंजरी या एक्सीडेंट, या फिर जब बच्चा पेट में है या बच्चे को कोई चोट लग जाए तो इंजरी और एक्सीडेंट भी जो है डिसेबल्ड का एक डिसेबिलिटी का एक कोज है।
नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड ड्रग्स कंजप्शन। कई बार जो मदर्स होती है वो भी अल्कोहल एंड ड्रग का कंजप्शन करती है, या फिर कई बार जो कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जैसे जिन्हें ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, उनकी वजह से बच्चे जो है हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके के ड्रग्स भी जो है प्रोहिबिट किए करने चाहिए, और इनकी वजह से क्योंकि डिसेबिलिटी हो जाती है अल्कोहल वगैरह लेने से। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो रखा है आजकल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सभी पोल्यूशन की वजह से भी जो है डिसेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। अब पॉवर्टी, उसके बाद जो इकोनॉमी है, अगर किसी बंदे की अच्छे से ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है डिसेबिलिटी हो रही है। कैसे? वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा अपने बच्चे को, या भाई अपनी जो एक मदर है वो नहीं ले पाएगी प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्वालिटी की वजह से वो खरीद ही नहीं पाएगी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, या फिर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं दे पाएंगे वो बच्चे को। तो जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी भी एक मेन फैक्टर है, डिसेबिलिटी होने का एक मेन कोज है। नेक्स्ट इज लो एजुकेशन। कई बार एजुकेशन ढंग से नहीं होती है, स्प्रेड नहीं होती है एजुकेशन, छोटी एज में ही चाइल्ड मैरिजेज हो जाती है, छोटी एज में बच्चों की शादी करा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी जो है छोटी एज में हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। तो ये भी एक कोज है कि एजुकेशन का स्प्रेड ना होना, उन्हें पता ही नहीं होता बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस टाइम पे बर्थ करना चाहिए, किस कौन सा टाइम पीरियड, कौन से ईयर पे। तो इस तरीके से जो है, ईयर का मतलब है एज पे, यानी एक मतलब एक लेडी के लिए 18 साल से लेकर 35 साल तक जो है एक सही टाइम पीरियड होता है प्रेग्नेंट होने का, बच्चा पैदा करने का। तो लो एजुकेशन की वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज पुअर मेंटल हेल्थ। अब जो हमारा ब्रेन है वही तो मास्टर है हमारी पूरी बॉडी का, जब ब्रेन ही ठीक नहीं होगा तो फिर क्या ठीक रह सकता है। तो इसकी वजह से अगर हमारी मेंटल हेल्थ पुअर है तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये थे कुछ कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिजीज, हेरिडिटी, malnutrition, पुअर लिविंग कंडीशंस, ओबेसिटी, इंजरी या फिर एक्सीडेंट, अल्कोहल या ड्रग्स का कंजप्शन, पोल्यूशन, पॉवर्टी, लो एजुकेशन एंड पुअर मेंटल हेल्थ। नाउ लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है प्रिवेंशन ऑफ द डिसेबिलिटीज, कि डिसेबिलिटीज को अब रोका कैसे जाए। तो उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड इज टर्शियरी प्रिवेंशन। अब इन तीनों होते क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन होता है वो प्रिवेंशन की भाई हम डिसेबिलिटी होने ही ना दें। हमने जैसे ये कोजेस पढ़े तो उन कोजेस को मिटा दें, उन फैक्टर्स को मिटा दें जिससे कि डिसेबिलिटी हो रही है, उन कारणों को ही मिटाने की कोशिश करें कि डिसेबिलिटी हो ही ना। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर होता है अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना और अर्ली इंटरवेंशन करना, जल्दी से जल्दी पता लगाना, और फिर जब हमें पता चल गया है तो उसका अच्छे से देखभाल करना, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना, ताकि उसको जो है अच्छे से हम ट्रीट कर सके, अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, और एक डिसेबल्ड पर्सन मतलब कि उसको ना बनने दे, पूरी तरीके से उसको अच्छी फैसिलिटीज दे ताकि वो प्रॉपर वे में अपनी लाइफ जी सकें। थर्ड इज टर्शियरी। टर्शियरी के अंदर क्या होता है? जब हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत लेट हो जाता है, उसकी ये कंडीशन होती है। कोई बात नहीं, अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन लेट हो गया, जैसे कि बच्चे को डिसेबिलिटी जो है वो बर्थ से है, लेकिन हमें उसका पता चला 2 साल बाद, तो कोई बात नहीं अगर आपको 2 साल बाद पता चला है, लेकिन हमें उसी टाइम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो है उसे बैक टू दी नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि नियर नॉर्मल कंडीशन हम उसे ला सके, कि भाई नॉर्मल के कुछ आसपास तो आ जाए कम से कम। तो ये होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। ये 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब कुछ और प्रिवेंशन भी होते हैं। कैसे? केयर बिफोर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या केयर करनी चाहिए, मतलब कि बिफोर दी कंसेप्शन हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए। पहली केयर तो ये होती है कि कंसल्ट दी डॉक्टर। प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना चाहिए। और मैरिजेस जो है क्लोज रिलेशंस में नहीं करनी चाहिए, जैसे फर्स्ट कजन में, क्योंकि उससे जो है हेरिडिटी डिजीज जो है बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड पर्सन हो सकता है हेरिडिटी की वजह से होता है। और एक होती है एज को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई 18 ईयर से पहले नहीं करनी चाहिए, मतलब 18 ईयर से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, और 35 ईयर्स के बाद, मतलब कि अगर हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, बट दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड, और यही टाइम पीरियड जो है ठीक रहता है आपका। अब कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को अगर आपका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, या फिर आपको डायबिटीज है, तो इस
जो है हमें जो है उससे बात कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से बिफोर प्रेगनेंसी, और प्रॉपर डाइट और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन जो है रखनी चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले भी। अब केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या केयर करनी चाहिए। पहली बात तो है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जो भी मतलब की जो भी मदर है उसको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट है, ताकि बच्चे को और मदर को दोनों को ही माल न्यूट्रिशन ना हो। और जो उसका कम से कम वेट गेन होना चाहिए 10 kg का वेट गेन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका 10 kg कम से कम होना चाहिए। और इस टाइम पे जो है भाई जो खाना है वो बट रहा है मम्मी के बीच में, मतलब कि मदर के बीच में भी और बच्चे के बीच में भी, तो उसे ज्यादा खाना खाना चाहिए। और ऐसे ही जो आयरन की टैबलेट्स वगैरह भी लेनी चाहिए, और 0.4 mg फोलिक एसिड को डेली लेना ही लेना चाहिए। और जो कंडीशंस है अपने अराउंड वो बिल्कुल मतलब साफ सुथरी लिविंग कंडीशन में रहे, और भाई प्रॉपर हेल्थ अपना चेकअप कराती रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करती रहे मदर, और हार्ड वर्क ना करे, लेबर ना करे, जैसे कि भाई स्टूल से ऊपर ऊंचे मतलब कि ऊंचा चढ़ना उतरना, ऐसे काम जो है कम करे। फील्ड्स में काम करना, खेतों में काम करना कम करे, मतलब कि ना ही करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे लेबर जो है वो बच्चे को उल्टा इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे काम जो है मदर को ध्यान रखने चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने चाहिए, और प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, और अपनी मतलब कि बीमारियों से बच के रहना चाहिए। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है जैसे मीजल्स वगैरह, उनसे भी बच के रहना चाहिए, ताकि जो है बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो और वो डिसेबल ना हो। नेक्स्ट इज केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बर्थ के टाइम पे क्या क्या केयर रखनी चाहिए। केयर रखनी चाहिए कि भाई जो बच्चे का जो डिलीवरी हो वो एक तो हाइजीनिक कंडीशन पे हो, ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा हो, जो ट्रेंड है उनसे ही होते हैं। कई बार जो होते हैं कहीं पे जो है ट्रेंड की बजाय दाई वगैरह कर देती है, जिसकी वजह से, और अनहाइजीनिक कंडीशंस पे करती है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है और बच्चा जो है डिसेबल्ड हो जाता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर बच्चा भाई देखना चाहिए, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो एकदम से क्राई करता है, अगर वो रोता नहीं है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है वो अपनाना चाहिए, और उसे मतलब रुलाना बहुत जरूरी होता है एक तरह जब स्टार्टिंग में जब उसका बर्थ होता है। और उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसका बर्थ वेट कितना है, उसके हेड का साइज कितना है, उसे कितनी ज्यादा हेल्थ केयर चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो है ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, और मदर का और बेबी का दोनों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब कि बर्थ के बाद 2 या 3-4 साल तक कैसे उसका ध्यान रखा जाना है। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए। पहली चीज तो ये है प्रॉपर बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए बच्चे को। और मदर का जो पहला मिल्क होता है ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को शक्ति देती है किसी भी डिजीज से लड़ने की। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट इज अर्ली, उसको जो है प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। भाई जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो नेक जो है बहुत सेंसिटिव होती है, उसके सारे पार्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत आराम से उसको उठाना चाहिए, बहुत आराम से उसके गर्दन पे हाथ रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, और उसको इंजरीज वगैरह से बचाना चाहिए। भाई कई बार जो होता है बच्चा गिर जाता है तो प्रॉपर उसको अच्छे से बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको एकदम से स्लैप भी नहीं करना चाहिए कान पे, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसका कान जो होता है वो सेंसिटिव होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, या उसका जो कान का पर्दा होता है ईयर ड्रम जो होता है वो फट सकता है, तो जिसकी वजह से वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। और उसे मतलब कि ऐसे नुकीली चीजों से खेलने भी नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके की केयर जो है हमें अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की करनी चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक डिसेबल्ड बच्चे को बनने से, कि हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए हर टाइम पे, पूरी मंथली चेकअप, और जो इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज के वो भी हमें लगवाने चाहिए। टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। वो आती है सारी प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज, ये सारी थी। तो ये हमने पढ़ लिया है। हमारी यहाँ यूनिट जो है कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पार्ट फर्स्ट की वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका लिंक। Thank you for watching my video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.